आधी रात हो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी और चिंता मुझे चैन से बैठने भी नहीं दे रही थी। मैं अपने कमरे में टहल रही थी कि तभी मुझे नीचे गार्डन एरिया में एक साया नजर आया। ध्यान से देखा तो वो पापा थे। मैंने हैरान होते हुए खुद से सवाल किया कि पापा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी अचानक मेरी नजर मेन गेट के पास पड़ी, जिसकी दराज से मुझे किसी के हाथ दिखाई दिए। ये देखकर मैं चौंक गई। पापा गेट के पास पहुंचे और तभी वो बाहर चले गए। मैंने तुरंत ही दौड़ लगा दी। बाहर निकलकर देखा कि पापा हमारे बगल वाले खाली जगह में बने गैराज में गए थे। रात काफी थी, मुझे डर लग रहा था, लेकिन गैराज के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तभी मैंने गैराज के दरवाजे की दराज से जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि अंदर तो पापा एक औरत के साथ। दोनों की सांसें उस वक्त बहुत तेज थीं और अपने पापा को इस हालत में किसी औरत के साथ देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे लिए ये उनकी बेटी होने की वजह से बहुत ही शर्मनाक नजारा था, लेकिन वो दोनों तो अपनी ही धुन में इतने मगन थे कि उन्हें किसी भी चीज का कोई होश ही नहीं था। मैं अपनी क्लासेस खत्म करके जैसे ही हॉस्टल एरिया में दाखिल हुई कि तभी वार्डन मैडम ने मुझे बोला कि माला, तुम्हारे पापा का कॉल आया था, उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गई कि आखिर अचानक ऐसी क्या बात हो गई। अभी सुबह ही तो घर पर मेरी बात हुई थी। मुझे थोड़ी सी फिक्र होने लगी, इसलिए मैंने तुरंत ही घर पर फोन लगा दिया। दूसरी तरफ पापा ने जैसे ही फोन उठाया तो वो बहुत ही परेशानी भरी आवाज में मुझसे बोले, माला बेटा, जितनी जल्दी हो सके तुम घर वापस लौट आओ। मैंने कहा, लेकिन पापा बात क्या है? वो बोले, इस वक्त मैं कोई भी बात तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ, फिर सामने बैठकर हम सारी बातें करते हैं। मैंने फोन रख दिया था, लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। ना जाने ऐसी क्या बात थी जो पापा मुझे फोन पर नहीं बता रहे थे। कुछ देर मैं अपनी सोच में डूबी रही। फिर मैंने सोचा कि मैं मम्मी से बात करती हूँ। मैंने तुरंत ही मम्मी के मोबाइल पर कॉल लगाया। पहले रिंग गई, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। मैंने एक बार फिर से ट्राई किया और जब दोबारा फोन उठाया तो इस बार भी फोन पापा ने उठाया। मैंने पापा से कहा कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो वो कहने लगे कि बेटा, मम्मी इस वक्त किसी काम से बाहर गई हैं और वो अपना फोन भी यहीं छोड़ गई हैं, और मैंने तुमसे कहा ना कि तुम घर आ जाओ, तब मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें जो भी बात है वो बता देंगी, तो ऐसा नहीं है। उनका भी यही कहना है कि माला को घर बुला लो। मैंने पापा से कहा, ठीक है, मैं कल सुबह ही यहाँ से निकलूंगी। रूम पर पहुंचकर मैंने अपने सारे जरूरी सामान की पैकिंग शुरू कर दी थी और छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भी लिखने बैठ गई। तब मुझे ये ख्याल आया कि आखिर मैं कितने दिन की छुट्टियों के लिए इस एप्लीकेशन को लिखूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने खुद से सोचा कि अब जब मैं घर जा ही रही हूं तो कम से कम 2 हफ्ते तक तो रुक कर आऊंगी। इसलिए मैंने अपने मन से ही 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए लिख दिया और एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया। अगले दिन सुबह ही मैं अपने घर के लिए निकल गई, लेकिन मैं हर वक्त एक उलझन से घिरी हुई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर पर क्या बात हो गई है जो पापा ने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया है। और फिर पापा ने मम्मी को बताया तो होगा ही कि मेरा उनके पास फोन गया था, लेकिन फिर भी मम्मी ने एक बार भी पलटकर मुझे कॉल नहीं किया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 3 घंटे के बाद मैं अपने घर के सामने थी। मैं जैसे ही घर के अंदर पहुंची तो मेरा छोटा भाई, जो मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटा था, रोहन, मेरे गले से आकर लग गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश था। कहने लगा, दीदी, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने अभी तक इसीलिए खाना भी नहीं खाया। मैंने सोचा कि जब मेरी दीदी आ जाएगी तो मैं उसके साथ ही खाना खाऊंगा। मैंने उसके दोनों गालों को पकड़कर कस के खींचा। मैंने कहा, मुझे पता है तू मुझे ये मक्खनबाजी इसलिए कर रहा है क्योंकि तुझे मुझसे अपनी ट्रीट चाहिए। मैंने तुरंत ही अपने बैग से एक चॉकलेट का बॉक्स निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे भाई को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी कॉलेज से घर वापस आती हूँ तो उसके लिए चॉकलेट लाना कभी भी नहीं भूलती। चॉकलेट लेकर वो किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गया था और तुरंत ही चॉकलेट का डिब्बा लेकर सोफे पर बैठकर खाने लगा। तब तक पापा भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे
वो भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने पापा से कहा, ये रोहन भी ना, ये कभी बड़ा नहीं होगा। इस बात पर मैं और पापा दोनों ही मुस्कुराए, लेकिन मुझे पापा थोड़ा टेंशन में नजर आ रहे थे। मैंने तुरंत ही पापा से पूछा कि मम्मी कहाँ हैं, तो उनके चेहरे पर अचानक से सन्नाटा पसर गया। उन्होंने एक तिरछी नजर रोहन के ऊपर डाली। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, तुम मेरे कमरे में चलो। मैंने सोचा ऐसी क्या बात है कि पापा रोहन के सामने मुझे कुछ भी नहीं बता रहे। जब हम कमरे में पहुंचे तो अचानक से पापा रोने लगे। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने कहा, पापा आखिर बात क्या है? कम से कम अब तो मुझे बताइए। देखिए, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है और आप जो ये बिहेवियर कर रहे हैं उससे तो मेरी फिक्र बढ़ती ही जा रही है। इस पर पापा बोले, माला बेटा, चिंता की बात तो है, इसीलिए आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा की आंखों में आंसू हैं। मैंने कहा, पापा मुझे अब तो बताइए कि बात क्या है? उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ को पैरालाइज का अटैक पड़ा है और इस वक्त वो अस्पताल में है। मैंने ये बात अभी तक किसी को भी नहीं बताई, रोहन तक को भी नहीं। उसको मैंने सिर्फ यही कहा है कि तुम्हारी माँ बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई है, इसीलिए वो इतने आराम से रह रहा है। मैंने तुम्हें भी ये बात फोन पर इसलिए नहीं बताई कि कहीं तुम बहुत ज्यादा पैनिक ना हो जाओ। पापा की ये बात सुनते ही मैं तो खड़े से धड़ाम से गिर गई। मेरी आंखों से आंसू लगातार बंद ही नहीं हो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि अचानक से मम्मी के साथ ये सब कैसे? तो वो कहने लगे, तुम्हारी माँ की तबीयत काफी दिनों से खराब थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी तबीयत के बारे में तुम दोनों बच्चों को मुझे बताने ही नहीं दिया और ना ही कभी खुद कुछ कहा। उनका इलाज पिछले 4 महीने से चल रहा था। मुझे तो यही लग रहा था कि इतने अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी हालत में कुछ खास सुधार नहीं हो रहा था। उसका बीपी अक्सर बिगड़ा ही रहता था। मैं उससे कई बार कहता कि तुम इतनी टेंशन मत लिया करो, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मैंने पापा से कहा कि लेकिन मम्मी को भला किस बात की टेंशन? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, रोहन भी अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देता है और हमारे घर में रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं है। पूरे बिजनेस की बागडोर तो मम्मी ने खुद ही अपने हाथों में संभाल रखी है। पूरे शहर में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनमें मम्मी का नाम गिना जाता है। तो फिर आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मम्मी को इतनी टेंशन हो गई? पापा कहने लगे, दरअसल बेटा, तुम्हारी माँ ने अपनी किसी भी परेशानी के बारे में कभी किसी को बताया ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं बताया। तुम्हें तो पता है कि मुझे बिजनेस वगैरह बहुत ज्यादा समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने कभी भी इस फैमिली बिजनेस में कोई रुचि नहीं ली। मुझे तो बस समाज सेवा ही पसंद है और मैं अपनी एनजीओस को चलाने में ही व्यस्त रहता हूँ। इसीलिए मुझे इस बात की भनक तक नहीं लग पाई कि हमारे बिजनेस में किस तरह की मुसीबतें आ गई थी। मैंने पापा से कहा कि आखिर आप कैसी मुसीबत की बात कर रहे हैं? पापा कहने लगे, दरअसल एक के बाद एक हमारी कंपनी के शेयर गिरते ही चले गए और हमारी कंपनी घाटे में जाने लगी। ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन जब तुम्हारी माँ हद से ज्यादा टेंशन में रहने लगी तो मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की, पर शुरू में तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन फिर एक दिन जब अचानक मेरी मुलाकात हमारी कंपनी के मैनेजर से हुई तो मैंने उससे जब हाल चाल पूछे तो बातों ही बातों में वो बताने लगा कि इस वक्त मैडम कितनी बड़ी मुसीबत से घिरी हुई हैं। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैंने तुरंत ही तुम्हारी माँ रेणुका से जब इस बारे में पूछा तब जाकर उसने मुझे बताया कि हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी वो सारी लॉस को चुकाने के चक्कर में बेचनी पड़ी, लेकिन फिर भी जो बैंक का कर्ज है वो अभी भी हम पर काफी ज्यादा है। उसके अलावा कंपनी भी घाटे में चल रही थी। रेणुका बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके उसे कोई बड़ी डील साइन करने को मिल जाए, लेकिन हमारे जो राइवल्स हैं वो रेणुका की किसी भी डील को क्रैक करने से पहले ही उस डील को खुद साइन कर लिया करते थे, जिस वजह से रेणुका को इस कर्ज से उभरने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। अब तो सिर्फ हमारे पास ये घर ही बचा है, बाकी सारी चीजें गिरवी पड़ी हुई हैं। ये सब सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूमने लगा था। मैंने पापा से कहा, तो फिर मम्मी अब कहाँ पर हैं? उन्होंने कहा कि इस वक्त रेणुका हॉस्पिटल में एडमिट है। ये कहते हुए पापा फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, आज मैं खुद को इतना मजबूर फील कर रहा हूँ जितना मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया। अब मुझे जाकर ऐसा लगता है कि काश मैंने भी इस बिजनेस में इंटरेस्ट लिया होता तो आज मैं रेणुका के लिए
कुछ कर पा रहा होता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी का इलाज महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा करवा सकूं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि मैं उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर सकूं। अगर हमारी हालत ठीक होती तो अब तक तो मैं उसे लेकर विदेश चला गया होता, लेकिन हमारे खराब हालातों ने मेरे हाथ पूरी तरह से बांध दिए हैं। मैंने पापा से कहा कि आप मुझे अभी के अभी माँ के पास लेकर चलिए। हम तुरंत ही अस्पताल के लिए निकल गए। रोहन को हमने बहाना बना दिया कि हम किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। अस्पताल पहुंचकर जब मैंने माँ की हालत देखी तो एक बार फिर से मेरे आंसुओं का बांध टूट पड़ा था। मेरी वो माँ जिसके चेहरे की रौनक कभी भी कम नहीं हुई थी, वो आज अपनी उम्र से भी ज्यादा दुगनी बुढ़ी लग रही थी। सूख कर वो बिल्कुल कांटा हो चुकी थी। मैंने माँ से बात करने की कोशिश की तो वो सिर्फ अपनी आंखों से इशारे ही कर पा रही थी। उसके अलावा वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें चुप कराया। फिर मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए माँ, अब आपकी बेटी वापस आ गई है और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इसीलिए अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर खुद को ठीक करना होगा। ये तो आप जानती हैं ना कि आपका और पापा का साथ हमारे लिए कितना अनमोल है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन बस आप कैसे भी करके ठीक हो जाइए। इस वक्त आपकी जो हालत है मैं जानती हूँ उसमें अच्छा इलाज, अच्छी दवाई के असर से आप जल्दी ठीक हो सकती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी हिम्मत। आप जितना ज्यादा खुद को मजबूत बनाएंगी और अपने आत्मविश्वास के दम पर खुद को चलाने फिराने की कोशिश करेंगी, उतनी जल्दी ही आप ठीक होंगी। इस वक्त मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ को ये दिखाना चाहती थी कि मैं अभी भी बहुत मजबूत हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे दुखी देखती तब तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती और शायद उनकी हालत सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ने लगती। माँ ने एक नजर पापा की तरफ देखा और उनकी पुतलियां उन पर ही जाकर टिक गईं। मैं समझ गई कि माँ को पापा की चिंता हो रही है। मैंने माँ से कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं पापा का भी और रोहन का भी, दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैंने पापा से पूछा कि डॉक्टर का मम्मी के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर फिलहाल तो कोई खास उम्मीद नहीं जता रहे हैं और इसीलिए वो मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि हम तुम्हारी माँ को घर वापस लेकर चलें और वहीं से ही उनका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि अब कोई चमत्कार ही है जो तुम्हारी माँ को ठीक कर दे। ये सुनते ही मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इतनी बड़ी मुसीबत मेरे घर पर कैसे आ गई थी। कहाँ तो मुझे ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और कहाँ एक ही झटके में सब उजड़ गया था। 2 दिनों के बाद माँ को अस्पताल से डिस्चार्ज करके हम लोग वापस घर लौट आए थे और रोहन ने जब पहली बार माँ को इस हालत में देखा तो उसकी हालत खराब होने लगी। फिर मैंने उसे बहुत समझाया कि अगर हम माँ के सामने इस तरह से रोएंगे और खुद को कमजोर दिखाएंगे तो वो फिर जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमें खुद को मजबूत दिखाना होगा और माँ को हिम्मत देनी होगी कि वो हमारी खातिर खुद को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करें। मेरी बात रोहन को समझ आ गई थी और इसीलिए फिर दोबारा से उसने खुद को बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिखाया। मैं दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन अब मेरे सामने बहुत सारे सवाल खड़े थे। मेरा MBA का ये लास्ट सेमेस्टर था। इसके बाद मेरे हाथ में मेरी डिग्री होती और इस वक्त मेरे लिए मेरी पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, पर मैं ऐसी हालत में अपने घर वालों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। इसीलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और बिजनेस की ABCD तक मुझे नहीं आती थी। अभी तो मैं सिर्फ उसकी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका कोई भी एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं था। हालांकि मेरा प्लान यही था कि अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी माँ के बिजनेस को ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ बिखर चुका है और जिसे समेटना कैसे है ये मुझे आता ही नहीं था। लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुसीबत हमारे सर पर आई कैसे। ऐसा कैसे हो गया कि कोई भी डील एक के बाद एक मेरी माँ को मिल ही नहीं रही थी। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं, जो इतने साल से जो हम पर मेहरबान थी, तो हर प्रोजेक्ट हमारे हाथ में ही आता था
और लेकिन जब इसी किस्मत ने अपना मुंह हमसे मोड़ लिया तो हमारे हाथ पूरी तरह से खाली हो चुके थे। नेक्स्ट डे मैंने अपने कॉलेज में प्रिंसिपल सर को अपने घर पर आई हुई मुसीबत के बारे में सारी बातें बता दी। मेरे प्रिंसिपल सर काफी समझदार थे। वो अक्सर हम बच्चों से बात करते थे और हमें यही समझाते थे कि हमारे मन में अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन हुआ करे तो हम उनसे बेझिझक बात कर लिया करें। इसी वजह से मैंने उन्हें जब अपनी परेशानी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि इस वक्त मेरे परिवार को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और अब अपने घर की जिम्मेदारी मुझे अपने पापा के साथ मिलकर संभालनी होगी। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारी पढ़ाई भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि जब तुम्हारे एग्जाम्स स्टार्ट होंगे तो तुम अपने एग्जाम्स देने जरूर आ जाना। मुझे भी उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी। उन्हें थैंक यू बोलकर मैंने फोन रख दिया। मैंने सोचा कि मैं पापा से कहती हूँ कि कल से वो मेरे साथ ऑफिस चलें, क्योंकि वो साथ होंगे तो चीजों को समझने में मुझे काफी आसानी होगी। यही सोचकर मैं पापा के पास गई। उस वक्त वो अपने किसी एनजीओ के काम में बिजी थे। मैंने पापा से जाकर कहा कि मैं कल से ऑफिस जाना चाहती हूँ। तो पापा मुझसे कहने लगे कि बेटा, तुम अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब चीजें हमारे हाथ में रह गई हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी डिग्री कंप्लीट करो और उसके बाद कोई अच्छी सी जॉब देख लो, ताकि कम से कम हमारा घर ही चल सके। ये तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं जो समाज सेवा का काम करता हूँ उसमें मेरी कमाई तो ना के बराबर ही है। समाज सेवा का मतलब ही यही होता है जिसमें निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की जाए। मैंने पापा से कहा कि वो बात आपकी ठीक है पापा, लेकिन मैं इस तरह से अपनी माँ के खड़े किए गए इतने बड़े बिजनेस को यूं चुटकियों में डूबते हुए नहीं देख सकती। तो पापा कहने लगे, बेटा, लेकिन हकीकत ये ही है कि अब तुम्हारी माँ का बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसे नए सिरे से खड़ा करना अब किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि जो तुम करने की सोच रही हो उसके लिए न सिर्फ ढेर सारे पैसे की जरूरत है बल्कि एक्सपीरियंस भी चाहिए, और तुम्हारे पास तो कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने पापा से कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लाइफ में जो भी इंसान किसी नई चीज की शुरुआत करता है तो वो बिना किसी एक्सपीरियंस के ही करता है। और जब हम चीजों में उतार चढ़ाव देखते हैं, कभी हारते हैं तो कभी जीतते हैं, तभी जाकर हमें एक्सपीरियंस मिलता है। घर बैठे बैठे तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला ना पापा, उसके लिए तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा ना। और जो माँ के कंधों पर जिम्मेदारी थी उसे खुद के कंधों पर लेनी ही होगी। मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती और इसीलिए इस समय मुझे आपका साथ चाहिए। मेरी इस बात पर पापा कुछ परेशान हो गए। वो कहने लगे, माला बेटा, भला मैं तुम्हारा इसमें क्या सहारा दे सकता हूँ। मैंने पापा से कहा कि क्यों नहीं दे सकते पापा, आपको भले ही बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन लाइफ का तो है ना। आप मेरे साथ ऑफिस चलेंगे तो मुझे काफी तसल्ली मिलेगी। अगर कोई चीज मुझे समझ में नहीं आती है तो कम से कम वहां पर आप होंगे जिसके जरिए मैं चीजों को समझ सकती हूँ। लेकिन पापा ने ऑफिस जाने से साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगे, देखो माला बेटा, ये तुम्हारी जिद है और मैं तुम्हारी इस जिद में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता और मैं तुम्हें भी यही राय दूंगा कि तुम अब अपनी ये जिद छोड़ दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं उन पर बैंक कब्जा कर लेगा और फिर तो वैसे भी कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ ये घर ही रह जाएगा और घर चलाने के लिए तो तुम्हें नौकरी करनी ही होगी। इतना कहकर पापा अपने कमरे से बाहर चले गए। मैं हैरान परेशान सी पापा को जाते हुए देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जिद मैं लेकर बैठी हूँ या फिर पापा। भला मेरे पापा मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। वो माँ को तो बहुत प्यार करते हैं, तो फिर उनके बिजनेस से वो उतना ही लगाव क्यों नहीं रखते। मुझे नहीं पता कि मैं माँ के बिजनेस को दोबारा फिर से खड़ा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन कम से कम वो मेरा साथ तो दे सकते थे। कम से कम हम दोनों मिलकर एक कोशिश तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो उस कोशिश में भी मेरा साथ देने से साफ इनकार कर दिया। शायद उन्हें अपनी समाज सेवा और एनजीओ से इतना ज्यादा प्यार है कि उन्हें बाकी और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। इस बात से मुझे थोड़ा पापा से नाराजगी तो हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये जिम्मेदारी मेरी है तो इसे निभाना भी मुझे होगा। अब चाहे मुझे अकेले ही सारी चीजों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी।
अगले दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने माँ का हाथ अपने हाथ में थामकर उनसे कहा कि आपका आशीर्वाद ही मुझे अब बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज आपकी बेटी पहली बार आपके बिजनेस को दोबारा से खड़ा करने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रही है। मुझे नहीं पता कि मैं अपने इस इरादे में सफल रहूंगी या असफल, लेकिन हाँ, मुझे इतना यकीन है कि मैं आपकी बेटी हूँ और ना तो कभी आपने हार मानी थी और ना ही मैं मानूंगी। तभी माँ ने फिर से अपनी पुतलियों को अजीब तरह से घुमाना शुरू कर दिया। वो कुछ इशारा कर रही थी, लेकिन वो इशारा क्या था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं काफी देर तक ये समझने की कोशिश करती रही कि माँ मुझे क्या कहना चाहती है, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर मुझे लगा कि शायद माँ मुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, इसीलिए मैं और वक्त जाया किए बिना ही ऑफिस के लिए तुरंत निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। सच कहूं तो मैं उस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी सबको ऐसे दिखा रही थी कि जैसे मैं इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ। मैंने केबिन में पहुंचते ही मैनेजर को अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही मैनेजर अंदर आया, मैंने उससे सारी फाइल्स को मेरी टेबल पर लाने के लिए कहा। उसके बाद एक के बाद एक मैंने सभी फाइल्स को चेक करना शुरू किया, लेकिन सच कहूं तो मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। उस दिन जब मैं शाम को लौटी तो मेरा मन कर रहा था कि मैं अपना सर ही नोच लूं और इतना रोना आ रहा था कि क्या बताऊं। लेकिन फिर भी अगली सुबह मैं फिर से खुद को मोटिवेट करके दोबारा ऑफिस पहुंची और फिर यही सिलसिला लगभग एक हफ्ते तक चलता रहा। लेकिन मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूं, और ना इस बात का पता चल रहा था कि ये मुसीबत हमारे गले कैसे पड़ गई। इधर बैंक की तरफ से बार बार नोटिस आ रहा था, जिसमें हमें ये याद दिलाया जा रहा था कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर हमारी किन किन प्रॉपर्टीज को बैंक अपने कब्जे में ले लेगी। वो देख देख कर तो मेरा खून सफेद होता जा रहा था। एक शाम जब मैं अपने कमरे में बैठी हुई ऑफिस की कुछ फाइल्स को ही चेक कर रही थी, तो मुझे अब तक की अपनी इस नाकामी पर गुस्सा आने लगा और मैं फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक पापा कमरे में आ गए। वो मुझे चुप कराते हुए कहने लगे, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था माला बेटा कि बिजनेस वगैरह करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और फिर तुम तो नए बिजनेस को शुरू करने की जगह एक डूबे हुए बिजनेस को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, जो कि और भी ज्यादा मुश्किल है। मैं तुम्हें उस वक्त इसीलिए समझा रहा था क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इसमें सिवाय हार के और कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं अभी भी तुमसे यही कहूंगा कि अपनी ये जिद छोड़ दो और अपनी डिग्री के कंप्लीट होते ही किसी अच्छी जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। तुम्हारी डिग्री तो काफ़ी अच्छी कॉलेज से पूरी हो रही है, तो तुम्हें नौकरी भी बहुत अच्छी सैलरी पर अच्छी कंपनी में मिल जाएगी। अब तक हम लोगों ने बहुत आलीशान जिंदगी बिताई है, लेकिन अब शायद हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही जिएंगे। ये भी हमारी किस्मत ही है, और जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। मैंने पापा की तरफ आंसू भरी हुई निगाह से देखा और उनके गले लग गई। मैंने पापा से कहा कि हमारे साथ ही ये क्यों हुआ पापा, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था। पापा कहने लगे कि मैं जानता हूँ बेटा कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेता है, और शायद ये हमारी परीक्षा की ही घड़ी है और इसमें हमें सब्र करना है। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। इसके बाद पापा कमरे से बाहर चले गए। मैंने भी सोचा कि पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह से अगर मैं सब कुछ समेटने की कोशिश करूंगी तो मेरे अंदर जो आत्मविश्वास बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब ये तो मुझे समझ आ गया था कि मैं कुछ भी कर लूं शायद ही है जो सब ठीक कर पाऊं। इससे बेहतर तो यही है कि जो पापा मुझसे कह रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई, और वो बिजनेस जिसे वो इतना प्यार करती हैं उसे मैं बचा नहीं पाई। उस रात मैं बहुत रोई थी और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ था, लेकिन अब मेरे सामने और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अगले दिन सुबह उठकर मैं तैयार हुई और आखिरी बार ऑफिस जाने के लिए मैं ऑफिस से लाई हुई फाइल्स को लेकर निकल पड़ी। मैंने मैनेजर को साफ तरह से बोल दिया कि अब मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, और जो भी लीगल नोटिसेज आते हैं उन्हें आप घर पर ही भेज देना। बाकी जो भी चीजें होंगी या जिन कागजों पर साइन करने होंगे
उन्हें मैं वहीं पर साइन कर दिया करूंगी। दरअसल माँ के बाद प्रॉपर्टी से लेकर बिजनेस से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल्स काम होते थे उन पर मेरे ही सिग्नेचर चलते थे, क्योंकि माँ ने अपनी नॉमिनी में सिर्फ मेरा ही नाम डाल रखा था, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि पापा को तो इस सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और रोहन तो अभी कॉलेज में ही पढ़ रहा है और फिर उसका भी इंटरेस्ट बिजनेस वगैरह में मुझे कुछ खास नहीं दिखता। मैं क्योंकि बिजनेस की पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए माँ ने ही मुझे अपनी हर चीज में बारिश बनाया हुआ था। अपना सारा काम पैक करने के बाद मैंने माँ के कैबिन में एक नज़र दौड़ाई। ऐसा लगता था कि जैसे मैं इस ऑफिस को अपनी आंखों में भर लेना चाहती हूँ। और फिर मैंने एक गहरी सांस ली और जैसे ही कैबिन से बाहर मैंने कदम रखा, तभी अचानक से मेरे ऑफिस का एक एम्प्लॉय मेरे पास दौड़ता हुआ आया। वो कहने लगा कि मैडम, एक क्लाइंट आपसे मिलने चाहते हैं, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। हो सकता है ये डील फाइनल हो जाए और हमारी कंपनी बच जाए। सच कहूँ तो उस एम्प्लॉय की आंखों में उस वक्त जो खुशी की चमक थी, उसे देखकर मैं इनकार नहीं कर सकी और मेरे अंदर भी एक बार फिर से एक नई उम्मीद जाग गई थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसे थैंक यू बोला तो वो कहने लगा, मैडम, ये कंपनी जितनी आपकी है उतनी हमारी भी है। हम भी यहाँ काफी सालों से काम कर रहे हैं और अपनी ही आंखों के सामने कंपनी को डूबता हुआ हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इसीलिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम वो सब कुछ करेंगे। उस एम्प्लॉय के इस आत्मविश्वास से भरी बात ने मेरे अंदर एक जान फूंक दी थी। मैंने तुरंत ही उस क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए बोल दिया। कुछ ही देर में हमारी मीटिंग हो गई थी। मुझे नहीं पता ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था या फिर क्या था, लेकिन एक चमत्कार हुआ। वो क्लाइंट मुझसे बहुत खुश हुआ और उसने लगभग मुझे जाते हुए यही कहा कि 99% ये डील अब वो मेरे साथ ही करेगा, लेकिन उसे अपने बॉस से बस इस डील को लेकर थोड़ा डिस्कशन करना है। सिर्फ उनकी ही हाँ एक बार हो जाए और उसके बाद मैं ये डील पक्की ही समझूं। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। मैं उस दिन जब घर लौटी तो खुशी से उछल रही थी। मैं दौड़ती हुई सीधा माँ के कमरे में पहुंची और मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ की आंखों में फिर से खुशी के आंसू आ गए थे। मैंने माँ से कहा कि मैं जानती हूँ कि ये डील बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ये छोटा सा काम ही मुझे बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा। कम से कम आज एक शुरुआत तो हुई है। तभी पापा कमरे में आ गए तो मैंने पापा को तुरंत ही सारी बात बता दी, जिसे सुनकर पापा का चेहरा न जाने क्यों लेकिन उतर गया। मैंने पापा से कहा कि आपको खुशी नहीं हुई, तो वो कहने लगे, बेटा, दरअसल ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, पर इस डील से हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इससे इतना बड़ा अमाउंट नहीं मिलेगा कि सारा कर्जा चुकाया जा सके। मैंने पापा से कहा कि मैं जानती हूँ पापा, लेकिन फिर भी कम से कम हमें कुछ तो फायदा होगा और जब हम एक डील क्रैक करेंगे तो आगे भी और भी इसी तरह की डील्स मिलने के चांस हमारे लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैंने तुरंत ही मम्मी की तरफ देखा और उनसे कहा कि मैं सही कह रही हूँ ना माँ। उस वक्त मम्मी के चेहरे पर भी एक अजीब सी सख्ती थी और आंखें अजीब तरह से लाल लाल हो रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त मम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है। शायद वो खुद की लाचारी देखकर खुद पर गुस्सा कर रही थीं। वो उठना चाहती थीं, वो अपने बिजनेस की बागडोर संभालना चाहती थीं, लेकिन वो इस कदर मजबूर थीं और इसीलिए उनकी हालत ऐसी हो रही थी। पापा कमरे से जा चुके थे, पर मुझे पापा का ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पापा बार बार मेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर उन्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझे भी इस दिशा में कदम बढ़ाने से रोकें। खैर, जो भी हो, मैंने उस दिन सोचा कि अब मैं बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात पापा से करूंगी ही नहीं, क्योंकि उनसे बात करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह कम हो जाता था। अगले दिन मेरे पास उसी क्लाइंट का कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपको एक बार और मीटिंग के लिए हमारे बॉस से मिलना होगा। मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया और मैं अपने मैनेजर और उस एम्प्लॉय जिसने मुझे इस डील के बारे में बताया था उसके साथ मैं उन लोगों की बताई हुई जगह पर पहुंच गई। लेकिन हैरानी मुझे तब हुई जब मैं वहां पर पहुंची तो उनके बॉस ने किसी और कंपनी के साथ इस डील को साइन कर लिया था। जिसके साथ उन्होंने इस डील को साइन किया था, उस औरत को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके बारे में जब मैंने अपने मैनेजर से पूछा तो उसने बताया कि ये काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है।
मुझे यही लगा कि इन्हें तो और भी बहुत सारी डील्स करने को मिल जाती, और जब ये इतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं तो फिर भला इन्हें इस छोटी सी डील में इतना क्या इंटरेस्ट था कि इन्होंने उसे भी मेरे हाथ से छीन लिया। मैंने जब उस क्लाइंट से इस बारे में बात की कि आपके बॉस ने तो सरासर मुझे धोखा दिया है, तो वो कहने लगे कि मैं भी मजबूर हूँ। मुझे तो आपके सारे आइडियाज और प्लानिंग बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैं कोई मालिक तो नहीं हूँ, इसीलिए अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं निराश होती हुई उनके कैबिन से बाहर आ गई थी। मेरा मैनेजर मेरे पास आया और कहने लगा कि मैडम, अब मैं भी चलता हूँ, क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता कि हमारा यहाँ पर कोई काम है। मैंने उसे जाने के लिए बोल दिया और मैं कुछ देर वहीं हॉल में सोफे पर धड़ाम से बैठ गई। मैं इस वक्त बहुत थक चुकी थी। ये थकान सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी थी। एक रही सही उम्मीद भी अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें जैसे तैसे रोक कर रखा था। मैंने जैसे ही गहरी सांस लेकर उठने की कोशिश की, तभी मेरे ऑफिस का वो एम्प्लॉय मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वो कहने लगा, मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा कि मैं आपको ये बात बहुत पहले से बताना चाहता था, लेकिन मैं भी एक अदना सा कर्मचारी हूँ, और फिर मैनेजर हर वक्त हमारे इर्द गिर्द रहता है और हमारे साथ काम करने वाले कई लोग भी मैनेजर से मिले हुए हैं। इसीलिए मैंने आज तक आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन आज मुझे ये मौका मिला है। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, तो वो कहने लगा कि मैडम, दरअसल हमारी कंपनी को जो भी अब तक लॉस हुआ है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि ये औरत है। इस औरत का नाम शिवानी आहूजा है, और ये तो जैसे हमारी कंपनी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ी हुई है, और ये अभी से नहीं है, ना जाने कितने ही सालों से ये एक के बाद एक ये औरत हमारे हाथ से हमारे सारे क्लाइंट, सारी डील्स को खींचती चली जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ये इस तरह से सारी डील्स को अपने नाम पर करवा लेती थी। कुछ डील्स इसे मिल जाती थी तो कुछ हमारी कंपनी को, लेकिन पिछले 5 साल से जब से ये नया मैनेजर हमारी कंपनी में आया है, तब से एक के बाद एक कोई भी डील हमें मिली ही नहीं, क्योंकि जो भी डील्स करने के लिए हमारे यहाँ पर क्लाइंट आते हैं, उनके साथ मैडम की क्या बात हुई है और किस तरह की प्लानिंग को तय किया गया है, वो सारी इंफॉर्मेशन ये आदमी उठाकर उस शिवानी आहूजा को दे देता था। ये बात पहले तो किसी को भी पता नहीं चली, लेकिन जब एक के बाद एक हमारे साथ ऐसा होने लगा तो बड़ी मैडम को कुछ शक हुआ कि जरूर कोई ऐसा है जो घर का भेदी है। और फिर बड़ी मैडम ने जब खुद से सारी चीजों की तहकीकात की तो एक दिन उन्हें इसकी असलियत के बारे में पता चल गया था। लेकिन इससे पहले कि वो इसके खिलाफ कोई भी कदम उठा पाती, अचानक उन्हें अटैक पड़ गया। मैंने उस एम्प्लॉय से कहा कि लेकिन भला ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा था, और शिवानी आहूजा को खास तौर पर माँ से ही ऐसी क्या दुश्मनी थी कि वो हाथ धोकर इतने सालों से सिर्फ हमारे ही पीछे पड़ी हुई है। उस एम्प्लॉय ने कहा कि वो सब तो मुझे नहीं पता है मैडम, लेकिन बस जो भी बात मुझे पता थी वो मैंने आपको बता दी। हो ना हो आज की ये डील भी इसी आदमी की वजह से हमारे हाथ से गई है। अब मुझे सारी तस्वीर साफ नजर आने लगी थी। मुझे उस मैनेजर पर उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अभी ऑफिस जाकर उसे काम से निकाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग को ठंडा किया और सोचा कि हमारी कंपनी तो वैसे ही बंद होने वाली है, तो अगर मैं उसे काम से निकाल भी दूंगी तो उसे तो कोई सबक मिलने वाला ही नहीं। और फिर उसे निकालने से ज्यादा जरूरी ये है कि मुझे इस बात की जड़ पता चले कि शिवानी आहूजा इस कदर माँ के पीछे क्यों पड़ी हुई है कि वो उन्हें पूरी हद तक बर्बाद कर देना चाहती है। मैंने सोचा कि मैं इस औरत के बारे में खुद से ही सारी बातों को पता करूंगी, और फिर मैं जहां जहां से भी उसको लेकर डिटेल निकलवा सकती थी वहां वहां पर मैंने बात की। लेकिन मुझे ज्यादा कुछ उसके बारे में पता नहीं चला, और ना ही ऐसी कोई बात पता चली जिससे मुझे ये लगे कि उसका कोई पुराना कनेक्शन मेरी माँ से हो, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला जो उस औरत को सालों से जानता हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पहेली को भला कैसे सुलझाऊं। जब मैं घर पहुंची तब भी मैं बहुत परेशान थी। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि पापा की एज भी काफी हो गई है, और हो सकता है कि माँ ने शिवानी आहूजा के बारे में कोई बात पापा को बताई हो और उन्हें उसके बारे में पता हो।
इसलिए मैंने पापा से शिवानी आहूजा के बारे में पूछा, लेकिन उसका नाम सुनते ही ऐसा लगा कि जैसे पापा का चेहरा सफेद पड़ गया हो। मैंने पापा से कहा कि आप उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? तो वो लड़खड़ाई हुई जुबान से इनकार करने लगे। मैंने उनसे कहा कि पापा, आप जिस कदर घबराए हुए हैं उससे मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। आपको जरूर कुछ ना कुछ पता है। तो वो कहने लगे कि सच कह रहा हूँ माला बेटा, मैं उस औरत के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो बस तुम्हारी माँ ने सिर्फ इतना बताया था कि वो औरत तुम्हारी माँ से कंपटीशन कर रही है और उसे बिजनेस की फील्ड में हरा देना चाहती है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने मन में सोचा कि इतना तो मुझे खुद उस एम्प्लॉय ने ही बता दिया है, लेकिन इससे तो मेरी कोई भी खास मदद नहीं होने वाली। सोचने वाली बात यह है कि कोई भी इंसान किसी के पीछे इतने सालों से अगर इस हद तक पड़ा हुआ हो तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा मकसद होता है। लेकिन आखिर वो क्या हो सकता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन मैं माँ को लेकर अस्पताल गई क्योंकि मुझे उनके कुछ चेकअप करवाने थे। मुझे ये देखना था कि उनकी हेल्थ में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। पापा तो अपने एनजीओ के काम से आज बाहर गए हुए थे, इसीलिए मैंने उनसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की। माँ के सारे चेकअप कराने के बाद मैं जब रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही थी, उसी वक्त वहां पर एक नर्स आई। उसने मुझसे पूछा कि आप रेणुका सिंघानिया की बेटी माला सिंघानिया है ना? मैंने उससे कहा कि हाँ, क्या बात है? तो उसने पहले तो यहाँ वहां देखा और उसके बाद मुझे कुछ हाथ में पकड़ाया और धीरे से कहा कि ये मुझे आपकी माँ ने दिया था। उस वक्त उनके हाथ थोड़े बहुत काम कर रहे थे और उन्होंने मुझसे बस इतना ही कह पाया था कि इसे मैं उनकी बेटी माला सिंघानिया को दे दूं। उसके बाद उस नर्स ने मुझसे जो बात कही उसे सुनकर मैं दंग रह गई। वो कहने लगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी माँ को किसी और डॉक्टर के पास लेकर जाएं। मैंने उससे कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? तो वो कहने लगी कि मैं आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन आपकी माँ के मुझ पर बहुत एहसान है और मैं उनके साथ कुछ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकती। इसीलिए मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप उन्हें ठीक होते हुए देखना चाहती हैं तो आज के बाद उन्हें इस अस्पताल में लेकर कभी भी मत आइएगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मैं हैरान परेशान सी उसी जगह पर खड़ी थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे चारों तरफ साजिशों का एक जाल बिछा हुआ है। अभी तक मुझे सारी चीजें नॉर्मल लग रही थीं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब कुछ बहुत बड़ा था, लेकिन आखिर क्यों और किस लिए? मैंने तुरंत ही अपने हाथ में पकड़े हुए उस कागज को देखा तो उसमें एक विजिटिंग कार्ड था और एक छोटा सा पेपर नोट जिस पर मेरी माँ की हैंडराइटिंग थी। मम्मी ने उस पर लिख रखा था, डोंट बिलीव योर डैड। उससे आगे भी उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उस वक्त तक उनके हाथों ने उनका साथ छोड़ दिया था और इसीलिए वो कुछ लिख नहीं पाई। वो पढ़कर मैं दंग रह गई थी कि भला माँ ने ऐसा क्यों कहा कि मैं पापा का विश्वास ना करूं। अब मुझे दाल में कुछ काला नजर आने लगा। जरूर कोई ऐसी बात है जो माँ मुझे बताना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पापा को लेकर ऐसी बात क्यों कही? पापा तो मम्मी से कितना प्यार करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इस वक्त भयंकर उलझन का शिकार हो चुकी थी। फिर मैंने उस विजिटिंग कार्ड को पढ़ा। उसमें किसी अजय रावत का नाम लिखा हुआ था, जो कि उत्तराखंड का कोई बिजनेसमैन था। लेकिन वो कौन था मुझे नहीं पता। मैंने तो पहली बार इस नाम को सुना था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब माँ ने इस विजिटिंग कार्ड को मुझे तक पहुंचवाया है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा और मुझे इस इंसान से हर हाल में मिलना ही होगा। शायद मेरे जो भी सवाल हैं उनके जवाब मुझे इस आदमी से मिल जाएं। दोस्तों, ये इस कहानी का पहला भाग है। इस कहानी का दूसरा भाग कल इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा और आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।